नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 10 जुलाई 2026 आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। 5 साल और 7 दिन जो रिकॉर्ड उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के नाम था, उसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तोड़ दिया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के 16 साल के कार्यकाल में, इन 16 सालों में करीब 1.5 साल अंतिम कार्यकाल भी है, यानी कि उत्तराखंड की स्थापना और पहले चुनाव के बीच का कार्यकाल, कुल 7 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने दिए हैं। जबकि कांग्रेस के दौर में महज 3 मुख्यमंत्री, जो 10 साल का उनका टेन्योर रहा, 2 बार वो सरकार में आए, केवल 3 मुख्यमंत्री थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा प्रदेश के मुखिया के रूप में 5 साल और उससे अधिक का कार्यकाल पूरा करना और सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक अद्भुत परिस्थितियां हैं। यानी कि राजनीतिक स्थिरता तो है ही और नेतृत्व की स्वीकार्यता भी मानी जा सकती है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल कैसा रहा? प्रदेश के स्तर से लेकर चंपावत की विधानसभा सीट से, इसलिए भी कि वो जून 2022 से चंपावत के विधायक हैं, विधानसभा में इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सतीश जोशी साहब से इस पूरे प्रकरण पर जानते हैं। सतीश जी, ये आमतौर पर ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में होता नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि कोई मुख्यमंत्री इतना लंबा कार्यकाल करे। 10 साल में करीब 6 मुख्यमंत्री आ गए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि आपने अनूठा जो एक कार्यकाल पूरा किया है, ये अब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बनते जाएगा। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव पूरे साल भर के बाद होना है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1 साल और ये उस पर ऐड हो जाएगा। तो जिस तरह 7 मुख्यमंत्री की आपने बात की, अंतरिम सरकार की हम बात कर रहे हैं, या उससे लेकर लगातार कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत, कभी तीरथ सिंह रावत, और बिल्कुल कई आजमाइशें उसमें होती रही। चुनाव हारने के बाद भी, खटीमा के चुनाव हारने के बाद भी जो केंद्रीय नेतृत्व ने माननीय पुष्कर सिंह धामी पे भरोसा जताया, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उनकी लोगों के बीच स्वीकार्यता को दर्शाता है, उनके काम करने की शैली को, उनने जो कानून व्यवस्था हो, प्रदेश का विकास हो। क्योंकि हम लोग तो उनकी विधानसभा के ही रहबर हैं, उनकी विधानसभा के मतदाता हैं, तो हम लोगों का तो ऐसा होता है कि हर महीने कोई न कोई मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ लगता है। तो एक जो विकास की एक जो आबो हवा इस विधानसभा क्षेत्र में, मैं कहूँगा कि चंपावत जनपद में जो दिख रही है, कमोवेश वही प्रदेश के 13 जिलों में भी है, और जिसका ये असर है कि आज 5 साल के एक रिकॉर्ड जो कार्यकाल मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के बाद श्री पुष्कर सिंह धामी जी बनाने जा रहे हैं। प्रदेश के विकास की आपने बात कही, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे भी बहुत सारे काम थे जो होने थे, जो 2022 और 2017 के घोषणा पत्रों में भी थे। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक संस्था के रूप में लोकायुक्त की नियुक्ति की बात थी। लोकायुक्त का कानून खंडूरी साहब के समय 2011 में बना था, और लोकायुक्त की नियुक्ति जिसको 100 दिन में करने की, सत्ता में आने के 100 दिन में करने की नियुक्ति की बात 2017 में कही गई थी। अब हम 2027 में बमुश्किल 6.25 महीने है, 6 महीने से भी कम समय है, लोकायुक्त नियुक्त नहीं हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी खामी आप इसे कह सकते हैं कि जो खंडूरी के दौर में जो ड्राफ्ट लोकायुक्त को लेकर बना था, या एक जो भी विचार विमर्श हुआ था, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। आज कहीं न कहीं उसका दिखता है। अब आप दावा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए नकल विरोधी कानून लाए हैं, दूसरा जो
पेपर लीक जैसे प्रकरण होते थे, अपने हाकिम सिंह जैसे प्रकरण होते थे, तो इन पर रोक लगी है और नौकरियां बिना अर्जी खर्जी पर्ची के मिल रही हैं। हाँ, ये देखने में भी आ रहा है, हमारे उसमें आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि ये एक वास्तव में बुनियादी सवाल था, यदि आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कह रखा है तो कोशिश करनी चाहिए और देखना भी चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं, तो क्यों नहीं आखिर लोकायुक्त यहाँ पे आता है, ये सरकार को सोचना चाहिए। एक घोटाला कांग्रेस के ज़माने में हुआ था जब उधम सिंह नगर में एनएच घोटाला हुआ था, भूमि मुआवजे का मामला था, और एक प्रकरण अभी हाल में ही बीजेपी के हुकूमत में आया जो हरिद्वार में भूमि घोटाला, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है और सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है। साथ ही खनन को लेकर लगातार आवाज़ें उठती रही हैं। आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा में भी मामला उठाया और वो सार्वजनिक मंचों से उठाते रहे। तो जब इस तरह के प्रकरण आते हैं तो सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की जो ताकत है वो कितनी मजबूत होती है या कितनी कमज़ोर होती है? देखिए, किसी भी कानून या मैं कहूँगा कि किसी भी नियम कायदे कानून को लागू करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। हाँ, ऐसे प्रकरण हुए तो चाहे रुद्रपुर का मामला हो या हरिद्वार का मामला हो, सब पे ये प्रकरण खुले हैं, प्रकाश में आए हैं और जो हर संभव उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई लोग टर्मिनेट किए गए हैं, कई पे गाजें बिठाई गई हैं, जांचें बिठाई गई हैं। तो ये किस तरह का मसला है। हाँ, जैसे खनन हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण आय का जरिया है, या तो आबकारी से होती है या खनन से होती है। तो खनन को लेके एक सुस्पष्ट नीति होनी चाहिए कि भाई आप हरिद्वार में जैसे बार बार प्रकरण आते हैं कि गंगा का सीना चौड़ा जा रहा है। कई बार साधु संत वहाँ बड़े बड़े साधु संत अनशन और के जरिए ध्यान आकर्षित करते हैं कि भाई गंगा का सीने को किया जा रहा है। तो एक ऐसी नीति बनानी चाहिए। तो जिस तरह से आपके पास धामी जी के बाबे पूर्ण बहुमत भी है और सब कुछ है, पूरे आपको डबल इंजन का बृहद हस्त है, तो ऐसे में ये नीतिगत मसले जो सॉर्ट आउट करने में इनको हिचक नहीं होनी चाहिए। और जैसे लोकायुक्त का प्रकरण रहे, चाहे इस तरह के खनन वाले प्रकरणों पर रहे, ये स्पष्ट और ठोस नीतियाँ होनी चाहिए ताकि प्रदेश का विकास जिस तरह हो रहा है वो लगातार जारी रहे। ये भी कहा जाता है कि उत्तराखंड में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बना, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहे। पिछले साल ही सितंबर में यूके SSSC का पेपर लीक हुआ और जो परीक्षा जून में हुई, 14 जून को, यानी कि अब से करीब 1 महीने पहले। तो क्या नकल विरोधी कानून के क्रियान्वयन में कोई कमी है या पेपर लीक जो लोग पेपर नकल माफिया हैं उनको ऐसे कानूनों का भी डर नहीं है? जी हाँ, ये कहीं कहीं एक आप कहेंगे कि कानून की खामियां मैं सब ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि ये जो हाकिम सिंह जैसे जो गैंगस्टर या जो इस तरह से सरगने होते हैं, जो एक पूरा एक गैंग इनकी सक्रिय होती है, चाहे पेपर लीक करना हो या किसी तरह के आंसर्स को बेचना हो, तो इन पे प्रशासन तो प्रयास करता है, शासन तो सीधे इनको अंदर करता है, लेकिन ये अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कानून की विभिन्न धाराएं BNS की या IPC की जो भी हैं, इस तरह से इनके छेद के जरिए तुरंत बाहर आ जाते हैं और फिर उसी काम में संलिप्त हो जाते हैं। ये है, लेकिन मैं आपकी बात को यहाँ पे इसलिए कहना चाहूँगा कि जब से ये नकल कड़ा कानून आया है तो उसके बाद एक थोड़ा सा जो समूह भोगी हैं या हमारे प्रदेश में जो स्थानीय स्तर पर जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, इनमें कहीं कहीं पारदर्शिता आई है और मैं मानता हूँ कि नकल कानून का जो कड़ाई से पालन हो रहा है। उत्तराखंड में एक मसला बीते कुछ दिनों से चर्चा में है। उससे पहले जून में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे को लेके विवाद हुआ। राम मंदिर चढ़ावे में गबन के आरोप लगे, SIT बनी, 8 लोग गिरफ्तार हुए। SIT की अभी पूर्ण जांच आनी है। अंतिम जांच आने के बाद 2 ट्रस्ट के 2 मेंबरानों ने इस्तीफे दिए। और उसी तरह से एक प्रकरण उत्तराखंड जो देवभूमि भी है और देवभूमि का जो 4 धाम में बद्रीनाथ जैसा महत्वपूर्ण धर्म स्थल है,
वहाँ भी चढ़ावे में या वहाँ भी जो भी इस तरह की दान आता है उसमें गबन की बात सामने आ रही है, वीआईपी दर्शनों को लेकर इस बात आ रही है, तो इसको कैसे, ये उत्तराखंड देवभूमि है तो देव आस्था पर, लोगों की आस्था पर कैसे असर पड़ता है? क्या इसका कोई राजनीतिक प्रभाव भी पड़ सकता है? जी हाँ, इसका राजनीतिक प्रभाव तो बड़ा दूरगामी, क्योंकि भाजपा अपने आप को सनातनी पार्टी मानती है और एक अनावश्यक रूप से उन्होंने राम मंदिर का भी ले रखा है बोझ। अरे भाई ठीक है, आपने न्यास बना दिया, ट्रस्ट बना दिया, तो ट्रस्ट को सौंपो, आपकी उसमें संलिप्तता क्यों है भाई ट्रस्ट यानी कि लोगों से चुना जाए, उसका ऐसा बायलॉ जिस तरह से बनाओ कि वो 3 साल का कार्यकाल हो, 5 साल का कार्यकाल हो, उसको जनता के जरिए चुन के जाएँ, प्रतिनिधि जाएँ, किसी की ऐसी बपौती जैसा ना लगे कि यार वो न्यास तो ऐसा लग रहा है चंपत या अनिल मिश्रा या इन लोगों के मतलब का हो गया। और आज जांच में जो ऐसा पता चल रहा है अभी, इसका मतलब तो कैसी तकनीक है इनमें, तो इनमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो लोगों की आस्था के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। अब मैं मानूंगा अपने मुख्यमंत्री के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि इनने स्वतः संज्ञान लेते हुए, देखिए यहाँ के हमारे 4 धाम के एक धाम में इस तरह से कोई अनियमितता का प्रकरण आ रहा था, तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। कोई प्रमोद नौटियाल है, व्यक्तिगत सहायक, उनको सस्पेंड कर दिया है, जांच बिठा दी गई है। तो भी मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी नहीं चाहते कि लोगों की आस्था के साथ कोई इस तरह खिलवाड़ करे, चंदा चोरी करे या चढ़ावे में चोरी करे। भाई उसके एक नियम है, कायदे कानून है, भी ठीक है, लोग आस्था से चढ़ाते हैं तो उसका विधिवत बंटवारा होता है, उस ढंग से कई मंदिरों के पुजारियों के परिवार पलते हैं, दूसरा तीसरा होता है, कई बुनियादी सुविधाओं के लिए जब खर्च किया जाता है, तो वो जिस तरीके से होना चाहिए। अब क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही थी क्या? वो जो कर्मचारी हैं वहाँ जो तैनात किए गए हैं, इतनी भारी भरकम सैलरी, इतनी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर कोई चढ़ावे में आस्था के साथ खेल करता है, तो मैं तो मुख्यमंत्री से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों के साथ कड़े से कड़ा कार्रवाई करनी चाहिए। अब चूँकि प्रदेश से हम अगर अपने जिले और अपने विधानसभा में आए, चूँकि ये विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब का भी विधानसभा क्षेत्र है, तो चंपावत विधानसभा क्षेत्र और चंपावत जिले के विकास को कैसे देखते हैं बीते 4.5 साल 5 साल में? इसको तो 2 ही शब्दों में कह सकता हूँ कि बेमिसाल। मतलब जिस तरह से चंपावत का भी मैं कहता हूँ कि अब कई लोग तो शब्द पकड़ लेते हैं कि यार स्विट्जरलैंड बना दिया या वो बना दिया। भाई स्विट्जरलैंड बनने की प्रक्रिया में रख दिया। आज जहाँ भी देखो विकास एक नए आयाम दिख रहे हैं। आप गौड़ी इधर रोड चले जाइए साहब, साइंस सेंटर बन रहा है, राज्य का पहला महिला प्रौद्योगिकी केंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हो गया है, मतलब ISBT बन रहा है, शारदा कॉरिडोर बन रहा है, गोल्डी कॉरिडोर के लिए यहाँ पे जमीनें चिन्हित हो गई हैं। ऐसे ही पानी, निर्बाध पानी आ रहा है। केरला जब से ये आई है, कोई पानी की चंपावत जिले में कोई समस्या ही नहीं जिला मुख्यालय में। दूसरी उसकी पैरेलल योजना तैयार हो रही है। भूमिगत आपको अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई जा रही हैं, बिजली के तारों के जंजाल ऊपर से हटाया जा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक बड़ी ज़बरदस्त विकास की पृष्ठभूमि में लिखी जा रही है, और ये शायद धामी जी के ही नेतृत्व में ये संभव भी था। तो आपने जो विकास की बात कही, बहुत सारी चीज़ें आपने गिनाई और बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी लगता है कि हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर या तो नज़र नहीं पड़ रही है या सरकार का ध्यान जितना जाना चाहिए वो नहीं। किसी भी राजकीय हाई स्कूल में प्रधानाचार्य नहीं है, प्रधानाध्यापक का पद खाली है, और ये केवल चंपावत जिले में नहीं है बल्कि प्रदेश भर में है। उसमें नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर या पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर विवाद था जो अदालत से अब सुलझ गया है। चंपावत GGIC जैसे विद्यालय में परमानेंट लेक्चरर केवल एक है, बाकी गेस्ट टीचर हैं, अभिभावक को उसमें पैसा देते हैं वो छात्राएं और उनके अभिभावक। इसी तरह से जो स्वास्थ्य के मसले हैं, ट्रॉमा सेंटर 2017 से बना हुआ है, ना लोहाघाट का चलता है ना टनकपुर का चलता है। इसी तरह से टनकपुर जो इतना बड़ा अस्पताल है, मैदान क्षेत्र का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ कई सालों से ऑपरेशन तक की स्थिति नहीं है, महिलाओं के इलाज की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के इलाज की भी बहुत उत्तम व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो ये विकास जो इमारतों में दिखता है, इमारत के भीतर भी वो दिखता है क्या? जैसे पॉलिटेक्निक है, ITI है, इन जगहों में जो
ट्रेड पढ़ने चाहिए थे, जो विषय पढ़ने चाहिए थे, जो रोजगार आज के दौर के हिसाब से होने चाहिए थे, वो पढ़ाई होनी चाहिए थी, वो दिखती है क्या? तो कुछ कमियां रही होंगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि जैसे आपने जिला मुख्यालय के जीजीएससी की बात करी, लंबे अरसे से यहाँ पे प्रधानाचार्य और टीचरों की कमी है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे मसले हैं अगर जिनको स्थानीय स्तर से भी हल किया जा सकता है कि ये यहाँ के जनप्रतिनिधि थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए कई अधीनस्थ सेवा चयन नियुक्तियाँ करता है, तो समझ में नहीं आता कि वो जो शिक्षक जब अखबारों में आता है कि यार 776 शिक्षकों की भर्ती होगी और प्रक्रिया होती है और होती भी होती, तो 700 कहाँ जाते कहाँ हैं वो? अगर ऐसे पद खाली रह रहे हैं तो कहीं न कहीं ये कुछ मिसिंग है, कोई गैप हो रहा है। आप अतिथि शिक्षक भी रखते हैं, आप पीटीए के लोग भी अपने अपने टीचर रख रहे हैं भाई। अब जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और हमारे शिक्षक कहाँ जा रहे हैं, तो एक तो इसको देखने के बाद दूसरा आपने कहा कि जैसे अस्पतालों के मुख्यमंत्री ने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टनकपुर में डायलिसिस और ईजीसी सेवा का वर्चुअली शुभारम्भ किया है। तो ठीक है कि अब तक नहीं होते थे, अब धीरे धीरे वहाँ पे वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो वो ऑपरेशन भी होने लगेंगे, विशेषज्ञों की तैनाती होएगी। जैसा आपने कहा कि हाँ कमियां हैं, मैं मानता हूँ, तो इनको दूर करने के लिए ये राजनीति स्तर पर तो होना चाहिए। जो 5 साल का उल्लेखनीय कार्यकाल है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्कूलों में टीचर भी आएंगे, अस्पतालों में डॉक्टर भी रहेंगे, सड़कें भी बनेंगी और विकास की नई नई इमारतें गढ़ी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा वगैरह की बात की तो हायर एजुकेशन को लेकर भी उत्तराखंड में दूसरी यूनिवर्सिटी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के बाद बनी, वो अल्मोड़ा की सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय बना 2020 अगस्त में। चंपावत में भी कैंपस है, पिथौरागढ़ बागेश्वर भी है, 4 कैंपस कुल हैं। तो चंपावत कैंपस में एक भी पूर्णकालिक असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है और उसमें डायरेक्टर भी नहीं है। डायरेक्टर अल्मोड़ा से हैं जो करीब 120 किलोमीटर दूर है। सरकार को पदों के सृजन करने में करीब 6 साल लग गए। अगर सरकार का एजुकेशन उनकी प्राथमिकता में था तो पदों को सैंक्शन करने में, नियुक्ति की तो बात की है, मतलब पद स्वीकृत करने में 6 साल लगना, और जो पद पूर्व में स्वीकृत थे जब ये कैंपस नहीं था, ये पद उससे भी कम है। तो इसको हायर एजुकेशन के लिहाज से कैसे देखते हैं? क्योंकि बिना हायर एजुकेशन के छात्र छात्राओं का, युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है। बिल्कुल आपकी बात कई हद तक सही है, लेकिन जहाँ तक किस तरह का कि ये जो हमारा जो चंपावत में कैंपस बनाया गया, तो मैं थोड़ा समझता हूँ कि ये थोड़ी जल्दीबाजी इसमें करी गई है। इसका पूरा अब देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विशाल का बिल्डिंगें बना दी गई हैं, छात्रावास हो गए हैं, तमाम फैकल्टियाँ खुल गई हैं, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप पढ़ाने के लिए गुरुजी नहीं है। अगर असिस्टेंट, आपने जैसे बताया कि वो निदेशक नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, तो भी ऐसे में तो बच्चा जाहिर सी बात है कि किसी निजी प्राइवेट संस्थान का रुख करेगा। जो संपन्न होंगे, जो इधर होंगे, इधर से अपना करना चाहेंगे, भी संस्थान में नहीं आएंगे। तो ये भी सरकार को समझने की ज़रूरत है। जैसे चंपावत जिले में उद्योगों की बात थी, यद्यपि यहाँ उद्योगों के लिए पर्वतीय क्षेत्र में मुश्किलें आती है, मगर मैदान में सिडकुल की इकाई खोलने की बात हुई थी 2017 में। 9 साल बीत गए हैं, उद्योगों की ओर बढ़ा नहीं जा सका। मतलब कठुआ पाती में जो औद्योगिक आस्थान खोलने की बात थी वो अभी तक नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में पलायन इसलिए हो रहा है कि वहाँ खेती, पशुपालन और बागवानी की स्थिति उस तरीके की नहीं है। ऐसे में किस तरह से लोग रिवर्स माइग्रेशन की जो थीम है उसको बनाएं कि लोग गाँव में रुकें, गाँव आर्थिकी में भी मदद करे और शहरों में जो दबाव होता है सुविधाओं को लेकर वो भी कम हो। देखिए रिवर्स पलायन के लिए तो सरकार ने आयोग का गठन भी किया है। मतलब कई बार उनमें बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लोगों के बीच जाके उनसे सुझाव लेते हैं। अब वास्तव में रिवर्स पलायन बढ़ भी रहा है। हाँ ठीक है कि खेती का रकबा जरूर गाँव में घट रहा है, लेकिन जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है, गाँव तक सड़क पहुँची है, बिजली पहुँची है, पानी पहुँचा है, तो अब ग्रामीण जो गांव में रह रहे हैं तो वो इतने बुरे हाल में नहीं रह रहे हैं, बहुत बेहतर ज़िंदगी है उनकी। तो जब उनके प्रवासी लोग आके देखते हैं तो उनको भी मन होता है कि यार चलो ठीक है, दिल्ली बम्बई महानगर में तो हमारा है ही,
फ्लैट ले ही रखे हैं, क्यों ना एक गेस्ट हाउस ही से इस टाइप से ही करके वो एक घर में आ रहे हैं। होम स्टे का चलन बढ़ रहा है, अपने घरों को संरक्षण करने की हो रही है। अकेले चंपावत जिले में 200-250 से ऊपर होम स्टे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो होम स्टे कोई नई बिल्डिंग में तो है नहीं, तो रिवर्स लाइन का ही एक वो मजबूत उदाहरण है। हाँ, जैसे आपने कहा कि भी कठुआबादी में सिटकुल होना चाहिए, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र रुद्रपुर और वहाँ से पंतनगर इस एरिया से लगा हुआ है, वहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें लगाई जा सकती हैं। चंपावत में ही मिनी औद्योगिक आस्थान है, उस आस्थान में ये देखा जाए कि यार आवासीय मकान बन रहे हैं भी, जबकि आवासीय मकान के लिए कई और दूसरी योजनाएं हो सकती हैं। वहाँ पे तो कम से कम चाहे आटा चक्की लगाओ, धनिया मसाला की कुछ लगाओ। तो अगर इस तरह के बार बार किए जाएँ, देखिए चंपावत जिले में एक स्वर्णिम दौर होता था कभी, लीसा फैक्ट्री कई लोग को रोजगार देती थी, बीड़ उसमें होती थी। अब वो भी लीसा तो अब भी आता ही होगा, जंगल वही है, सब कुछ है, लेकिन वो फैक्ट्री कहाँ चलेगी कुछ नहीं कह सकते। लोहाघाट में सीमेंट फैक्ट्री चलो ठीक, वो पर्यावरण के हिसाब से मुफीद नहीं थी, लेकिन आज जैसे पर्यावरण के मुफीद कुछ अपने भीमराड़ा में 4 पिरूल ब्रिकेड यूनिट चल रही है भाई, वो चीड़ के उसको उठा रहे हैं, अनुपयोगी चीज़ है, अनुपयोगी चीज़ है, उससे ब्रिकेड बन रहे हैं, उससे आपके कई चीज़ें बन रही हैं। तो ऐसे उद्योगों को अगर प्रोत्साहित किया जाए, अभी हालांकि मैं देख रहा हूँ कि महिला प्रौद्योगिकी केंद्र भी खुला है, तो हमारे जो अंदर की जो कलाएं हैं उस तरह के हैं, तो ये कहीं न कहीं रोजगार की दिशा में जा रही हैं। लखपति दीदी के जरिए माध्यम से भी मतलब एक प्रयास तो यही किया जा रहा है। अभी मैं लॉन्च देख रहा था 4-6 दिन पहले देख रहा था कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार भी, आप कोई प्रत्यक्ता विधवा निराश्रित कोई ऐसी महिला है और वो रोजगार करना चाह रही है, तो उसको 2 लाख रुपए तक का लोन दे रही है, जिसमें 1.5 लाख रुपए सरकार अनुदान दे रही है, माफ़ कर रही है। वो महिला अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रोजगार का, किसी भी स्वरोजगार का आर्थिक अपना के अपनी आजीविका को बढ़ा सकती है। वर्तमान सरकार का 5 साल का कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्य कर रहा है, ये चंपावत जिले के लिए अकल्पनीय उपलब्धियों से भरा हुआ साल रहा है। तो आपको ये लगता नहीं है कि योजनाओं की प्राथमिकताओं में सरकार को ध्यान देना चाहिए? चंपावत जिले में, जो कि अधिकांश पर्वतीय हिस्सा है, चंपावत पिथौरागढ़ सीमांत का जिला है, इसमें परिवहन का साधन केवल सड़क मार्ग से ही है और रोडवेज उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। लेकिन यहाँ 300 करोड़ रुपए की रोडवेज की 2 परियोजनाएं चल रही है, एक टनकपुर की ISBT और चंपावत में जो सिटी सेंटर बन रहा है रोडवेज स्टेशन में। तो और बसों की जो कमी है, लोगों को जो तकलीफ होती है, आए दिन बसें जगह जगह खराब दिखती हैं, कई बार ब्रेक फेल होने से हादसे भी होते रहे हैं। पिछले महीने ही एक ड्राइवर की मौत हुई थी उसी बस के ब्रेक फेल होने से। तो क्या प्राथमिकताएं बसों के स्थान पर बसों की बस स्टेशन भव्य बनाना, वो बस स्टेशन भव्य बाद में बनते, बसें पहले आती, ऐसा होता तो लोगों को ज़्यादा बेहतर होता, या जो सरकार कर रही है वो ठीक है? देखिए, हाँ, आपका सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भी बसें तो बढ़नी चाहिए, लेकिन बसों के बढ़ने के साथ साथ वो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो जरूरी है भाई। बस अड्डा देखिए उल्लेख नहीं हो रहा है, टनकपुर उतना बड़ा बन रहा है, चंपावत में बनने जा रहा है, पिथौरागढ़ लोहाघाट ये डिपो रहते हैं, तो गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, आ रही हैं। अब तो आपको कोर्ट का निर्देश है कि 10-15 साल पुराने व्हीकल तो आप सड़कों पर उतार ही नहीं सकते हैं, तो नए वाहन लिए जा रहे हैं। ठीक है कि एक मुश्त प्रदेश अब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अभी हाल 6 महीने पहले करीब 200 गाड़ियाँ का आर्डर दिया गया है, तो आ रही है, नई गाड़ियाँ भी यहाँ चल रही हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। हाँ, यात्रियों को बेहतर सेवा मिले, इसके लिए पर्याप्त बसों का होना, पर्याप्त उनके कलपुर्जों का होना, टायरों का मिलना और इस तरह की टेक्नीशियनों का तैनाती, ये सब अवश्य होना चाहिए। बहुत धन्यवाद सतीश जी।